हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा एक शानदार मॉडल पेपर संडे स्पेशल मॉडल पेपर के तौर पर हम करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके दोस्तों क्लास जितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर हमारे इतने सही हो रहे हैं। और वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। अन्य भी क्लासें आज संडे को हुई थी दोस्तों, आपने देखी थी क्या? 5 बजे और 6 बजे वाली क्लासें ज़रूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों पिछले होली के कारण अवकाश था, इसलिए अवकाश तो दोस्तों एक दिन का ही था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दोस्तों सैटरडे और संडे को अवकाश नहीं रखेंगे, आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। पहले हम जो टॉप कितने 40-50 क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजनीति संबंधित है वो करने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मिनट छोटा कर देते थोड़ा सा। चलिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वर्तमान में कुल कितनी दवाइयाँ निःशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया है? 709 है, 710, 718, 691। यानी राजस्थान के अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना चल रही है, जिसके अंदर कितनी दवाइयाँ निःशुल्क का प्रावधान दिया गया है दोस्तों? दोस्तों इसके अंदर आप ही कुल मिला के 709 अपने टेबलेट्स है या दवाई है दोस्तों, वो दी जा रही है निःशुल्क। और दोस्तों इसको कब शुरू किया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को? इसको 2 अक्टूबर 2011 को दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। और दोस्तों इसको 20-21 का केंद्र अपने राज्य सरकार का बजट था ना, इसके अंदर दोस्तों अपने कैंसर और किडनी और लेवर की दवाइयाँ भी शामिल कर ली गई है दोस्तों। इसके अंदर जो 2020-21 का बजट जारी हुआ था उसके अंदर किडनी हो गई, कैंसर हो गई, लीवर हो गई, इससे संबंधित इसके अंदर दवाइयाँ शामिल कर ली है, ठीक है। याद हो जाना चाहिए कब शुरुआत होती है, 2 अक्टूबर 2011 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? सालो प्रदेश, डांग क्षेत्र, थली, मालखेड़। अलवर के आसपास का क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जो दोस्तों अपना सालो प्रदेश कहलाता, जो अलवर के आसपास का क्षेत्र दोस्तों। डांग क्षेत्र कौन सा है? डांग क्षेत्र हो जाएगा अपना जो धौलपुर हो, करौली हो गया, भरतपुर, सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र इसके अंदर शामिल किया गया है। थली है दोस्तों, ये जैसलमेर को कहा जाता है थली। माल खेराड़ वाला क्षेत्र है दोस्तों, ये भीलवाड़ा के जाजपुर तहसील का एक जो तहसील का आपका तहसील व टोंक जिले को कहते हैं दोस्तों। जो भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील है ना, और टोंक जिले को दोस्तों माल खेराड़ के नाम से जाना जाता है। और अलवर के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों सालो प्रदेश के नाम से जाना जाता था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न नदियों में से बनास की सहायक कौन सी है? उपयुक्त कूट का चुनाव करें। गंभीरी, डाई, मेसवा, पारवी, मोरेल। इनमें से कौन सी नदी है जो दोस्तों सहायक नदी है बनास की? कौन कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, फटाफट से स्क्रीन पर सभी के कमेंट आने चाहिए दोस्तों, ठीक है। और लाइव जुड़ जाया करो, क्लास रेगुलर होती है। मॉडल पेपर अभी संडे को चल रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम प्लान करें दोस्तों, आप सपोर्ट करेंगे। कोर्स वैसे ज़्यादातर हमारा कंप्लीट होने वाला है थोड़े दिन में। 1 महीने का कोर्स था बेसिक वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम मॉडल पेपर ही आएंगे डायरेक्ट। जो अपना डाई और मेसवा वाले दो है दोस्तों, ये अपनी बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों। गंभीरी नदी बेड़च की सहायक नदी है। गंभीरी है दोस्तों, ये बेड़च की सहायक नदी है, बनास की नहीं है, याद होना चाहिए आप सभी को। और अपनी मेसवा नदी है दोस्तों, ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की है। और पारवी नदी है दोस्तों, ये वाकल नदी की है, याद होने चाहिए। अरे याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जो वर्ष भर दोस्तों मोरेल जो अपनी पारवी नदी वाकल नदी की सहायक नदी है, याद हो गया क्या? और डाई और मोरेल है दोस्तों, ये हो जाएगी बनास की। चलिए, राजस्थान में टांका क्या है? वर्षा जल को एकत्र करने हेतु घर या दुर्ग में बनाए गए जल कुंड, छोटा किला, छोटा तालाब, बावड़ी।
राजस्थान में टांका शब्द है, ये किसके लिए लिया जाता है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेंगे सभी मेरे प्यारे भाई और बहनें। दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दो। शानदार मॉडल पेपर का आयोजन हो रहा है, फिर भी अगर वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो अब क्या करें अब। और शानदार बेसिक बातें बताई जा रही है। राजस्थान में टांका क्या है दोस्तों? राजस्थान में टांका, जल्दी से कमेंट करेंगे। टांका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? राजस्थान में मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र था है ना दोस्तों, उसके अंदर बनाए गए इन टांकों को एकत्रित वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं, और जो वर्ष भर पेयजल के रूप में पूर्ति करते हैं। यानी वर्षा के जल को एकत्र करने या दुर्ग घर या दुर्ग में बनाए गए जल कुंड को दोस्तों टांका कहा जाता है। इसका उपयोग दोस्तों जो मारवाड़ हो गया, शेखावाटी वाला क्षेत्र हो गया, इनमें टांकों का एकत्रित वर्षा जल करते हैं, एक यानी पानी इसके अंदर इकट्ठा करते हैं, और दोस्तों पानी होता है उसे पालर पानी कहा जाता है, जो वर्षा का जल होता है वो। क्वेश्चन नंबर 5, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। जो सभी पंचायती राज संस्थाएं हैं इनका कार्यकाल पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। जो 73 संविधान संशोधन हुआ था उसके अधिनियम के लागू होने के बाद जो वर्तमान में अभी पंचायती राज संस्था हैं उनका कार्यकाल, उनकी दोस्तों प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों अपने 5 प्रथम बैठक होती है, उसी से लेकर 5 वर्ष की अवधि तक या नई संस्था का चुनाव इस वर्ष 5 वर्ष की अवधि में समाप्ति से पूर्व कराया जाना है। समय से पूर्व विघटन स्थिति में चुनाव विघटन तिथि 6 माह के अंदर कराने आवश्यक है। इसी विघटित संस्था को स्थान घटित की नई संस्था कार्यकाल विघटित संस्था से रहे कार्यकाल तक ही रहता है दोस्तों। साधारण परिभाषा दे तो 5 वर्ष है दोस्तों, ठीक है, कुछ भी नहीं है बेसिक में ज़्यादा दोस्तों, कहीं फंसना मत। राजस्थान में विधानसभा में वर्ष 2020 में कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है और कितनी बार वह पारित हुआ है? 5 बार, 4 बार, 4 बार, 4 बार, 5 बार, 3 बार या 5 बार, 5 बार। यूं प्रस्तुत कितनी बार हुआ और पारित कितनी बार हुआ दोस्तों? पांच बार ही आया है दोस्तों और 5 बार ही पारित किया गया है। किस प्रकार दोस्तों, कब कब दोस्तों? राजस्थान विधानसभा के अंदर दोस्तों अपनी 5 बार सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 5 बार ही विधानसभा द्वारा पारित सरकार में विश्वास व्यक्त किया गया है। अंतिम दोस्तों 5वां दोस्तों अभी हाल ही में, वैसे तो ज़्यादा टाइम हो गया, 14 अगस्त 2020 को हुआ था। अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में नगरीय विकास मंत्री जो शांति धारीवाल है ने प्रस्तुत किया। उसी दिन ध्वनि मत से पारित होकर विश्वास प्रस्ताव सदन में ही पारित न हो पाए तो सरकार ने तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है दोस्तों, ये भी होना चाहिए। अगर ये पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है यह। लेकिन हमारे राजस्थान में 5 बार अगस्त 2020 तक आ चुका है और 5 बार ही पारित हो चुका है, ये याद होनी चाहिए आपको। आगे, भीलवाड़ा जिले का आकार किस प्रकार है दोस्तों? पतंगाकार, आयताकार, विषम चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार। ये टॉपिक मैंने करवाया नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने एक टॉपिक रिकॉर्ड करवा दिया, वो आपके सामने 1-2 दिन में क्लास आ जाएगी, ठीक है। सभी जिलों की आकृति किस प्रकार है? भीलवाड़ा जिले के आकार या किस प्रकार की आकृति है दोस्तों? आयताकार है भीलवाड़ा की आकृति दोस्तों, याद होनी चाहिए सभी को। और चतुर्भुजाकार या पतंगाकार है दोस्तों, ये अपनी है किस जिले की हो जाएगी? टोंक जिले की। और त्रिभुजाकार है अजमेर और डूंगरपुर जिले की। त्रिभुजाकार अजमेर डूंगरपुर, पतंगाकार है और चतुर्भुजाकार है दोस्तों ये टोंक हो गया, और आयताकार हो गई भीलवाड़ा की। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? 20 अगस्त 1949, 1 नवंबर 1956, 30 मार्च 1948, 26 जनवरी 1950। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो सभी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा।
दोस्तों 20 अगस्त 1949 को दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग की गठन कर लिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसी समय इसका जो मुख्यालय था जयपुर के अंदर था। लेकिन 1956 के अंदर दोस्तों पी सत्यनारायण समिति की अभिशंसा के कारण दोस्तों इसको अजमेर के अंदर स्थानांतरित या अजमेर के अंदर लाया जाता है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में अजमेर में, स्थापना के समय जयपुर में था। स्थापना 20 अगस्त 1949 को। राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? 10, 8, 6, 5। जो राज्य सूचना आयोग है उसके अंदर मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं या नियुक्त हो सकते हैं? जल्दी से कमेंट कर दो। अधिकतम दोस्तों 10 ही चुनाव आयुक्त इसके अलावा चयनित हो सकते हैं, यहाँ पर नियुक्त हो सकते हैं। इनको सुमेलित करना है दोस्तों, कहाँ पर कौन सा सुमेलित होगा, एक बार थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको सही दिखाई दे। चलिए आप बताओ। सोनजी की नसियां कहाँ पर है? लोहागढ़ किला, जनचंद्र महल, जूनागढ़। सोनजी की नसियां जो अजमेर के अंदर स्थित है, सभी को याद होना चाहिए। सोनजी की नसियां जो अजमेर के अंदर है। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? जल्दी से बता दो। लोहागढ़ है आपका भरतपुर के अंदर हो जाएगा, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। चंद्र महल हो जाएगा जयपुर के अंदर और जूनागढ़ हो जाएगा बीकानेर के अंदर। ठीक है, यानी सोनजी की नसियां अजमेर, लोहागढ़ भरतपुर, चंद्र महल जयपुर, जूनागढ़ अजमेर बीकानेर। अब दोस्तों इनकी क्या क्या विशेषता है? सोनजी की नसियां दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध? जिसमें सोनजी की नसियां हैं जो अजमेर के लिए में स्थित प्रसिद्ध जैन मंदिर है दोस्तों। ये एक प्रकार का जैन मंदिर है जिसमें प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? भगवान आदिनाथ के केवल ज्ञान प्राप्ति के अपना समूह की रचना की गई है दोस्तों यहाँ पर। और लोहागढ़ दुर्ग की विशेषता है भरतपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। और चंद्र महल जो जयपुर में है, सिटी पैलेस का सबसे प्रमुख महल है और 7 मंजिला महल है। इसका निर्माण महाराजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। और जूनागढ़ है दोस्तों, ये बीकानेर के अंदर है और निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। इसका ऑप्शन यानी 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है? यह रहा आपका करेक्ट आंसर। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में कहाँ स्थित है? हॉल ऑफ हीरोज मंडोर के अंदर बना हुआ है दोस्तों। प्रारंभिक राजधानी दोस्तों मारवाड़ की मंडोरी थी, जिसमें थंबा महल एक चट्टान काटकर उसमें 16 मूर्तियां बनाई गई थी। उसे दोस्तों एक हॉल ऑफ हीरोज के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर विमल शाह ने बनवाया था। वे किस राजा के मंत्री थे और ये मंदिर किस वर्ष बनाए गए थे? राजा भीमदेव सोलंकी 1031, तेज सिंह 1129, बप्पा रावल 1061, राणा कुंभा दोस्तों अपनी 1439 ईस्वी। कमेंट करेंगे सभी। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो विमल शाह ने बनवाया था, वे किस राजा के मंत्री थे तथा यह मंदिर किस वर्ष बनाया गया था? ये दोस्तों आपके महाराजा राजा भीमदेव सोलंकी के दोस्तों मंत्री थे और 1031 ईस्वी के अंदर बनाया जाता है। चलिए, मर्ग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? राजपूत, विश्नोई, गुर्जर या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? जल्दी से बता दो। मर्ग संरक्षण के लिए दोस्तों अपनी विश्नोई जनजाति है दोस्तों, विश्नोई जाति है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा दोस्तों इसके लिए प्रसिद्ध मानी जाती है दोस्तों। विश्नोई संप्रदाय आराध्य देव जम्बेश्वर जी है दोस्तों, इन जाम्बू जी कहते हैं।
ने वृक्ष की रक्षा करने का उपदेश भी दिया है और ये संप्रदाय के लोगों ने वृक्ष काटने के बचाने हेतु जान तक गंवा दिया है। अमृता देवी वाला बलिदान आप सभी को याद होगा। टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? रेड, सुनारी, जोधपुरा नगरी। कमेंट करेंगे दोस्तों। रेड नामक पुरातात्विक स्थल है दोस्तों निवाई तहसील ढील नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ये याद होना चाहिए। ढील नदी के किनारे स्थित है और दोस्तों ये पुरातात्विक स्थल रेड है। और दोस्तों ये पुरातात्विक गुप्तकालीन सभ्यता अवशेष उत्खनित है जिसमें मालव जनपद के कई मुद्राएं और लौह सामग्री का विशाल भंडार भी मिला है दोस्तों, ये भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अपनी सुपारी महल वह जोर बोरा किस दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। सुपारी महल वह जोरा बोरा के किस दुर्ग में स्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे। सुपारी महल और जोराबोरा दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दो। ये दोस्तों आपके स्थित हैं, आपके कौन सा दुर्ग हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग जो सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी इसी जगह स्थित है। और सुपारी महल भी है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी है। जोरा भोरा महल भी स्थित है। हमीर कचहरी भी यहीं पर है। बहादुरी महल भी यहीं है। रनिहाड़ तालाब आदि दर्शनीय इमारतें यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों। किस जगह? जो रणथंभौर दुर्ग है इस जगह पर बनी हुई है। ठीक है, चलिए। सन 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती सीमा का कौन सा युद्ध हुआ था? जल्दी से कमेंट करो। सन 1517 ईस्वी के अंदर हुआ था दोस्तों। बाड़ी का युद्ध, खातूली का युद्ध, बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध। जल्दी से दोस्तों फैन ऑन किया, इस वजह से आपको अगर दोस्तों आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही तो एडजस्ट कर लेना दोस्तों। गर्मी बहुत है इसलिए फैन ऑन किया दोस्तों। गर्मियों का टाइम आ चुका है इसीलिए दोस्तों अब परेशानी तो होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा प्रयास है कि कम से कम फ़ैन यूज़ करके आपके लिए दोस्तों क्लास रिकॉर्ड कर सके या लाइव ले सके। जिस प्रकार ये दोस्तों आपके लिए मेहनत हमारी टीम दोस्तों रेगुलर कर रही है और मैं भी आपके सामने दोस्तों रेगुलर मेहनत करके आपके सामने क्लासें रेगुलर अपलोड हो रही है आपके सामने। देखिए, सन 1517 में महाराणा सांगा व दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य दोस्तों हाड़ौती सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए। बाड़ी का युद्ध 1519 ईस्वी के अंदर हुआ था। याद होनी चाहिए दोस्तों 1519 ईस्वी के अंदर। ये तो 1517 के आसपास है, यानी ये तो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ था बाड़ी का युद्ध। 1519 में महाराणा सांगा और महाराणा इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। और बयाना का युद्ध है दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों आपका 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य। राणा सांगा और अपने बाबर की सेना के मध्य, जिसमें राणा सांगा जीते और खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और मुगल शासक के बराबर 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा की पराजय हो गई। ये हो गया खानवा का युद्ध। और जो आप कह रहे हो दोस्तों अपना महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा और दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती के सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? वो युद्ध हुआ था खातौली का युद्ध दोस्तों। सारे डिटेल चारों के चारों ऑप्शन मैंने बताए हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहे तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लो। अब हर चीज़ को समझाते चलना दोस्तों मेरा परम उद्देश्य है। फिर भी कहीं अगर चीज़ छूट जाती है तो देख लेना। किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय युद्ध में पल्लव वंश के शासक को हराकर इस युद्ध का अंत किया? नागभट्ट फर्स्ट, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज।
कौन थे दोस्तों, वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नागभट्ट द्वितीय और राजा चक्राद्वितीय या पाल शासक धर्मपाल का सामंत था दोस्तों, जो हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसकी राजधानी अपनी ही बना ली थी, और वो था नागभट्ट सेकंड दोस्तों। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ था? 11वीं सदी, 12वीं सदी में, 13वीं सदी या 14वीं सदी के अंदर? मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासक का अधिकार कब हो चुका था? 12वीं सदी के अंदर हो जाता है। मेवाड़ शासक और जो प्रारंभ है मेवाड़ शासक और अब्रा प्रसाद के समय शाकंभरी चौहान के शासक वाकपति राज द्वितीय ने आक्रमण पर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, और इस युद्ध के अंदर दोस्तों मेवाड़ के शासक थे अब्रा प्रसाद की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और इनके कुछ वर्ष के बाद चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने मेवाड़ पर कुछ वर्ष तक शासन भी कर लिया था। चलिए 12वीं सदी के अंदर किस लोक देवता के बारे में किंवदंती प्रचलित है, जिनमें कि इन्हें नाग देवता, दरबारा, सर्पों के देवता होने का वरदान प्राप्त है? पाबूजी, गोगाजी, मेहाजी, हड़बूजी? वह दोस्तों गोगा जी, और गोगा जी के जो भी पुजारी होते हैं दोस्तों, इन्हें दोस्तों सांप कभी भी नहीं काटेगा, और दोस्तों अगर इनकी शरण में चले जाते हैं दोस्तों तो पीड़ित व्यक्ति को सर्प का विष भी नहीं चढ़ने देते गोगा जी, ठीक है। निशानी राम शनि संप्रदाय से संबंधित किस संत की करती है? संत हरिदास जी, संत रामदास जी, संत दरियाव जी, संत हरिरामदास जी? कौन सा है निशानी राम शनि संप्रदाय संबंधित? वो है दोस्तों संत हरि रामदास जी। नेक्स्ट, भाद्रपद शुक्ला नवमी सितंबर माह को प्रतिवर्ष बलिदान शहीद दिवस किस घटना के संबंध में मनाया जाता है? केजड़ली में वृक्षा की रक्षा शहीद हुए नर नारियों के सम्मान में, रामसड़ी गांव में कर्मा व गौरा के वृक्ष संरक्षण हेतु बलिदान के लिए संबंध में, नागौर गांव के खमसुनी व समसनी के बलिदान के संबंध में, और दो शाहपुर के बहारट परिवार के बलिदान के संबंध में? वह दोस्तों खेजड़ी गांव का महिलाओं और पुरुषों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। इसके उपलक्ष्य में दोस्तों इसकी याददाश्त के अंदर हम शहीद दिवस मनाते हैं, और यह मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल नवमी या सितंबर महीने के अंदर। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया? 10 जनवरी 2007, 1 नवंबर 2007, 10 अक्टूबर 2009, 10 अक्टूबर 2007? चलिए जल्दी से बताइए। शाहपुर वारठ परिवार बलिदान के संबंध में बाल वह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब से लागू किया गया? जल्दी से कमेंट कर दो। वो दोस्तों आपके 1 नवंबर 2007 के तहत लागू किया जाता है। इसके अंदर दोस्तों जम्मू कश्मीर और पांडिचेरी के अलावा पूरे भारत के अंदर सभी नागरिकों पर लागू होगा, और इस कानून के अनुसार लड़के की 21 और लड़की की 18 वर्ष की आयु तय की गई है शादी के लिए। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ओल्लू किसी याद में गाया जाने वाला गीत है। काजली एक श्रृंगारी गीत है जो विशेषकर होली के अवसर पर चंग पर गाया या बजाया जाता है। पपैया दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है। वर को जादू टोने से बचाए जाने हेतु जाने वाले गीत को कांग्रेसियों कहा जाता है। दोस्तों कौन सा गीत असत्य है?
दोस्तों ये सही है, ये सही है, ये सही है। वर्द को जादू टोने से बचाने के लिए दोस्तों एक दोस्तों जो बचाने तो अपने कामण गीत कहा जो गाया जाता है दोस्तों, और कांगसी और राजस्थान में से एक प्रसिद्ध लोकगीत और कंगे पर आधारित है। ये गलत हो जाएगा। निम्न चित्र में राजस्थानी भाषा का अधूरा वंश वृक्ष दर्शाया गया है। खाली डिब्बे में उपयुक्त विकल्प भरिए। आर्य भाषाएं वैदिक संस्कृत या संस्कृत, उसके बाद पाली, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आने वाला है, और यहाँ पर जल्दी से दिमाग लगाइए। राजस्थानी भाषा में उत्पत्ति सौर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, और कुछ विद्वान सौर सैनी प्राकृत नागर अपभ्रंश से उत्पन्न मानते हैं दोस्तों। यानी सौर सैनी प्राकृत भी आने वाला है यहाँ पर, सौर सैनी और प्राकृत। उड़ीक पुराण के लेखक कौन है दोस्तों? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र प्रकाश देवल, मेघराज मुकुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। उड़ीक पुराण के लेखक कौन है दोस्तों? बताइए। थोड़ी सी दोस्तों तबीयत खराब है, इस वजह से आपको अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लग रहा है तो माफ़ी चाहूँगा, ठीक है? चिंता मत करना दोस्तों। जो दोस्तों 2004 में दोस्तों सूर्यमल मिश्रण को पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों इस पुस्तक के लिए, और अजमेर निवास के कौन दोस्तों? जो चंद्र प्रकाश देवल है दोस्तों, अजमेर के हैं दोस्तों मूलतः ये, अजमेर चंद्र प्रकाश देवल है। इनके द्वारा दोस्तों इस पुस्तक को रचना की जाती है, और दोस्तों इस पुस्तक के उड़िंग पुराण के लिए इन्हें दोस्तों 2004 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार भी दिया जाता है चंद्र प्रकाश देवल को इस पुस्तक के लिए। पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा है? दर भरतपुर के चित्रशैली, बेरठ जयपुर शैलचित्र, किशनगंज बारा के शैलचित्र, आलनिया कोटा के शैलचित्र। वो है आलनिया कोटा के दोस्तों शैलचित्र है वो। आलनिया कोटा के शैलचित्र इन्हें दोस्तों पुरातात्विक के प्राचीन युग में चित्रशाला के रूप में कहा गया है। राजस्थान में जो अपने अमित मानव द्वारा उकेरे गए प्राचीनतम चित्रण जो अवशेष चित्र 3 प्रकार की चित्र शैलियों में पृथक किया गया दोस्तों। एक मध्य पाषाणकालीन, एक उत्तर पाषाणकालीन चित्र, एक ताम्र पाषाणकालीन चित्र, ठीक है? जिसमें दोस्तों आलिन्य से जो अपना है ना चित्रशाला या आलानिया जो कोटा से संबंधित है, इसे 2 रंगों के रूप में प्रयोग किया गया है, जो एक गहरा लाल और एक दोस्तों कथई रंग के चित्र है जो अधीन नवीन है। नदी के किनारे एक शैलाश्रय के सर्वाधिक चित्र है। इनमें पशु जगत में चित्र सर्वाधिक दिखाए गए हैं। ये दोस्तों अपनी चित्र शैली में पढ़ा होगा, अपनी चित्रशाला टॉपिक आपने पढ़ा था, उसके अंदर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? आपको बस इतनी याद होनी चाहिए। पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा है? तो आलनिया कोटा के शैल चित्र को कहा है। निम्न में से किसका चित्र कपड़े पर नहीं किया जाता? पटचित्र, पिछवाई, पाने। जल्दी से बता दो। दोस्तों वह है अपने पाने दोस्तों, ठीक है? पाने का नहीं किया जाता। देवताओं के चित्र वाले पाने कागज पर छपे होते थे, और त्योहारों पर इन्हें दीवार पर लगाकर पूजा भी की जाती है दोस्तों, ये पाने वाले चित्र, ठीक है? अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना का रेजिडेंट किसे बनाया गया? जनरल डेविड ऑक्टरलोनी,
कर्नल जेम्स टोड, रिचर्ड कीटिंग, अब्राहम लॉकेट। किसे बनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दो। जो सन 1818 के अंदर दोस्तों अंग्रेज सरकार द्वारा दोस्तों एक राजपूताना रेजिडेंट के रूप में गठन किया जाता है और जिसका रेजिडेंट सर्वप्रथम बनाया जाता है दोस्तों, या जनरल डेविड ऑक्टरलोनी को बनाया जाता है और इसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर रखा जाता है। और दोस्तों 1932 के अंदर दोस्तों इसका जो कार्यालय है दोस्तों रेजिडेंट का, वो कार्यालय दोस्तों 1932 में एजेंट टू गवर्नर जनरल कार्यालय अजमेर के अंदर खोला जाता है और अब्राहम लॉकेट को इसे पहले एजीजी नियुक्त किया जाता है दोस्तों। यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा सर्वप्रथम राजपूताना रेजिडेंट किसे बनाया गया था दोस्तों? वो जनरल डेविड ऑक्टरलोमी। और दोस्तों राजस्थान में पूछा जाता है तो अब्राहम लॉकेट, इसलिए इसका तो दोस्तों ये राइट हो जाएगा। तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1853 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया? कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़। कौन था दोस्तों शासक? जल्दी से कमेंट करें। वो थे झालावाड़ के ऊपर दोस्तों, वहां पर शासन करते हैं। राज भगत देश हितकारिणी सभा का गठन किया गया। जयनारायण व्यास, चांदमल सुराणा, सर सुखदेव प्रसाद, आनंद राज सुराणा दोस्तों कौन करते हैं दोस्तों जो अपना देश हितकारिणी सभा का गठन? जल्दी से कमेंट कर दो। राइट आंसर जो भी आपका आता है वो कमेंट में होना चाहिए सभी का। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सर सुखदेव प्रसाद करते हैं दोस्तों इसका, ठीक है। सबसे ज्यादा लोकप्रियता दोस्तों इन्हीं को मिलती है। उसके बाद चलिए अब कुछ हिंदी और इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट करें। निरोग शब्द का संधि विच्छेद, मैंने संधि विच्छेद करवा दिया दोस्तों अपने एक क्लास के अंदर 34-35 मिनट की एक वीडियो है, उसके अंदर देख लेना। मूलतः करवा दिया दोस्तों। ऐसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन हमने मूलतः करवा दिया इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। जल्दी से बताओ दोस्तों इसका क्या होने वाला है। इसका होगा दोस्तों निर प्लस रोग सर, ठीक इस प्रकार होगा दोस्तों। देखिए निर दोस्तों इस शब्द के अंदर निर है दोस्तों, इसके अंदर आर वर्ण आने वाला दोस्तों। निर उपसर्ग के बाद, निर एक उपसर्ग है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए एक निर उपसर्ग है और उपसर्ग के बाद अगर आर वर्ण आता है तो निर का क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर पद में पहले दोस्तों अगर आपका आर वर्ण होता है तो इसलिए उपसर्ग के आर को लोप हो जाता है, यानी लोप हो जाएगा इस प्रकार आधा, और आपका क्या हो जाएगा? नी का स्वर दीर्घ होकर नी हो जाएगा और निरोग से नी निरुपसर्ग भी है दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वंद्व समास में प्रयुक्त हुआ है? अनगिनत, रेलगाड़ी, माता पिता, काकवली। दोस्तों अपना कौन सा हुआ है दोस्तों? जल्दी से कमेंट करिए एक बार। जो माता पिता है दोस्तों इसके अंदर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। चलिए ये वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? ये तो अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है वाक्य। अभी 3 बजे हैं लेकिन दोस्तों इन तीनों में से बता दो, आपके पास ऑप्शन भी कम हो गए। अब बता दो अशुद्ध वाक्य कौन सा है। आज आपके दर्शन हो गए, ये मेरे ही हस्ताक्षर है। अनेक लोग बिना टिकट ही गुस्साए।
देखिए दोस्तों, आज आपके दर्शन हो गए दोस्तों एकदम 100% सही है। ये मेरे ही हस्ताक्षर है, एकदम सही है। अनेकों लोग बिना टिक ठीक घुसाए दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर अनेकों दोस्तों एक बहुवचन नहीं है। अनेकों बहुवचन है, लेकिन दोस्तों अनेक भी बहुवचन है। इसके लिए यहाँ पर अनेक शब्द यूज करना था, इसलिए अशुद्ध हो गया। नीचे देखिए, इनमें से किस शब्द का शब्द युग्म का सही होगा दोस्तों? प्रस्तर प्रस्तार, पत्थर प्रसार, बंद बंद, दोनों का जो खुला न खुला, जो खुला न हो या बुरा, बांटना या साफ, बली बली, बलवान या देखना। यानी जो अलग अलग है, अपने या मात्राओं का ही फर्क है केवल। ये बताइए दोस्तों किसका अर्थ सही है? प्रस्तार का अर्थ पत्थर है और प्रस्तार का अर्थ है दोस्तों, ये तो प्रस्तर है, प्रस्तर का पत्थर हो जाएगा और प्रस्तार का हो जाएगा प्रसार। दोस्तों बंद, बंद का क्या अर्थ हो जाएगा दोस्तों? जो बुरा। इस बंद का हो जाएगा बुरा और इस बंद का हो जाएगा जो खुला ना हो। ये राइट आंसर है, ठीक है। बाट और बांट का क्या अर्थ हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बाट और बांट, एक पहले बाट का अर्थ हो जाएगा बांटना और बांटना, और रास्ता साफ दोस्तों, इसका हो जाएगा रास्ता साफ। सॉरी 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 सॉरी, पहले का हो जाएगा बांटना, यानी बांटना रास्ता, और बांट का हो जाएगा राह। बलि और बलि का दोनों को दोस्तों क्या होने वाला है? पहले बलि का बलवान और दूसरी की भेंट, ठीक है। चलिए अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिस कॉन्डक्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द: दोषी, निर्दोष, दुर्व्यवहार, दुराचरण। कौन सा होने वाला है मिस कॉन्डक्ट के लिए? कौन सा शब्द अपने हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा? दुराचरण। इनमें से रेप, रे की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है: दुर्व्यसन, पुनर्नवा, उत्तीर्ण, आशीर्वाद। अशुद्ध शब्द कौन सा जहां पर रे की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो? ये हो जाएगा दोस्तों पुनर्नवा, है ना दोस्तों। ये पहले नेम पर न आकर दोस्तों रे दूसरे नेम पर आएगा दोस्तों, ये ठीक है। यानी दोस्तों ये अपना कट के दोस्तों ये सेकंड नेम पर चला जाएगा रे। उसके बाद नेक्स्ट अपना, निम्न में से किस शब्द में दो उपसर्ग नहीं है? व्याकरण, विक्षक, समन्वय, पर्यावरण। किस शब्द में दो उपसर्ग नहीं है? वह है दोस्तों विक्षक। विक्षक के अंदर दो उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किए गए हैं, याद रखना। इसके अंदर केवल और केवल दोस्तों एक ही उपसर्ग होता है, या नहीं है दोस्तों? जल्दी से बताइए। ए विक्षक के अंदर एक ही उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। विक्षक में वी उपसर्ग और इक्षक मूल शब्द है दोस्तों। यानी वी तो उपसर्ग हो गया और इक्षक दोस्तों इसका मूल शब्द हो गया। व्याकरण में, समन्वय और पर्यावरण में दो दो दोस्तों उपसर्ग जोड़े गए हैं या है। जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता है के लिए एक शब्द है: वाचाल, वादी, वाक्चतुर, छिंद्रानवेशी। क्या होने वाला है जो दूसरों के लिए केवल दोष ही खोजते हो? इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होने वाला है? वाचाल का क्या अर्थ होगा दोस्तों? वाचाल का हो जाएगा जो अपने बहुत बोलता हो। वाचाल का अर्थ हो जाएगा आपका जो बहुत बोलता हो। वादी का अर्थ हो जाएगा आपका मुकदमा दायर करने वाला। वाक चतुर का अर्थ हो जाएगा आपके बोलने में चतुर। छिंद्रानवेशी का अर्थ हो जाएगा दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो।
ये हो जाएगा छिंदरा नवेशी का अर्थ। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत प्यास होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना, बहुत कमजोर होना। घाट घाट का पानी पीना दोस्तों बहुत अच्छा शब्द है, जल्दी से बताइए। वो हो जाएगा घाट 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 का पानी पीने का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना दोस्तों, तभी तो पिएगा पानी। अरे लाइक कर दो दोस्तों, अभी नहीं करे दोस्तों, क्या कर रहे हो? 40 मिनट हो चुके हैं फिर भी लाइक का बटन नहीं दबाया जा रहे। कितने कंजूस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइक का बटन नहीं दब रहा है इनसे, क्या करे अब इसका। दबो लाइक का बटन। चंद्रमा का पर्यायवाची भानु, हिमांशु, भूप, पंकज। अगर दोस्तों ये राइट कर दिया ना आपने तो लाइक मत करना, ठीक है। अब दोस्तों आपके पास है ऑप्शन, मैं चाहता हूं अगर आपको ये आता है तो लाइक मत करना, मैं डायरेक्ट बोल देता हूं दोस्तों, और नहीं आता है तो लाइक करना पड़ेगा। चंद्रमा का पर्यायवाची, चंद्रमा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ दोस्तों, चंद्रमा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? चंद्रमा के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? एक तो हिमांशु बता दिया मैंने, ठीक है, हिमांशु, हिमांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। मृगांक भी पर्यायवाची है, मयंक भी है, महताब, विधु, संसाग आदि दोस्तों इसके चंद्रमा के पर्यायवाची है। भानु है दोस्तों ये सूर्य का पर्यायवाची है। भूप है दोस्तों राजा का पर्यायवाची है। पंकज है दोस्तों ये कमल का पर्यायवाची है। याद होने चाहिए, भानु सूर्य, भूप राजा, पंकज कमल का, हिमांशु चंद्रमा का। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम है? उर्वर, उपजाऊ, इष्ट, विशिष्ट, संपत्ति, विपत्ति, सदाचार, व्यभिचारी। किसके अंदर दोस्तों सही अपना विलोम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर क्या होगा? इष्ट विशिष्ट दोस्तों, ये होगा दोस्तों एकदम सही विलोम शब्द, इष्ट का विशिष्ट होगा। अब दोस्तों उर्वर का क्या होगा? उर्वर का होगा अनुवर, उपजाऊ नहीं होगा दोस्तों उर्वर का, अनुवर। कुछ लोग संपत्ति को विपत्ति, एक मिनट, हाँ संपत्ति का विपत्ति, इष्ट का विशिष्ट नहीं होगा। एक मिनट रुको दोस्तों, एक मिनट। उर्वर का होगा अनुवर दोस्तों, ठीक है, और इष्ट का होगा विशिष्ट, एकदम सही है। संपत्ति का इष्ट का विशिष्ट नहीं होगा, इष्ट का दोस्तों अनिष्ट होगा, विशिष्ट नहीं अनिष्ट, इसलिए यह गलत हो गया। उर्वर का अनुवर, इष्ट का अनिष्ट, संपत्ति का विपत्ति एकदम सही है। आंसर यह हो जाएगा इसका राइट। सदाचारी का होगा दुराचारी, ना कि व्यभिचारी। सदाचारी का होगा दुराचारी। अब दोस्तों मैं दोबारा बता देता हूं, उर्वर का अनुवर, इष्ट का अनिष्ट, संपत्ति का विपत्ति, सदाचारी का दुराचारी। दोस्तों ये होने वाले हैं सबसे ज्यादा शानदार आपके राइट आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन 3। चलिए अब दोस्तों कुछ इंग्लिश की क्वेश्चन है, आप ही पढ़ना और आप ही राइट देना आंसर, मुझे नहीं आती इंग्लिश। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए वाइस प्रेजेंट? जल्दी से बताइए, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए वाइज प्रेजेंट? क्या होने वाला है? जल्दी से राइट आंसर दे दीजिए। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है या इंग्लिश सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए व्हाट इज द ड्यूटी वाइज ए पेरेंट है दोस्तों, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पेरेंट है दोस्तों ये, ठीक है। थोड़ी सी क्वालिटी भी कम है दोस्तों, एडजस्ट कर लो दोस्तों। 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन होने चाहिए शायद ये। 44 का दोस्तों होगा टू करेक्ट आपका हो जाएगा टू करेक्ट द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेइंग मोर अटेंशन टू देम। ठीक है, हिंदी क्या होती है आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। वाई शुड नॉट ए रोड बी यूज टू मेक चिल्ड्रन बेटर? क्या होने वाला है?
आप जानो आपका काम जाने क्या होने वाला है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45। 45 का होगा आपका बिकॉज फिजिकल पनिशमेंट है क्या दोस्तों। हाँ, पनिशमेंट डज नॉट इम्प्रूव देम, इट ओनली मेक्स देम वो रोज देन बिफोर, ये होने वाला है। What is the synonym of the word complete to use the in the passage। यानी दोस्तों पैसेज के अंदर, दोस्तों पैसेज मैंने ऐड नहीं करवाया क्या दोस्तों, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, इसका बताइए कंप्लीट टू यूज का दोस्तों सिनोनेम क्या होने वाला है। सिनोनेम होता क्या दोस्तों, ये तो कमेंट कर दो, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है वो तो कमेंट कर दो सिनोनेम। मुझे लग रहा है पर्यायवाची होते हैं क्या सिनोनेम, एंटोनेम और सिनोनेम दो होते हैं। वो है फॉरेस्ट टू फाइंड आउट आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, प्लीज टेल टू मी टू स्टोरी नो एरर। यानी आपको ये सेंटेंस दिया गया है दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आउट ऑफ एरर फॉलोइंग सेंटेंस के अंदर कौन सा होने वाला है एरर। प्लीज होगा, टेल टू होगा, टेल टू मी, द स्टोरी होगा, या नो एरर, किसी प्रकार का एरर नहीं है। चलिए जल्दी से बताओ 47। 47 का होगा आपका 2 नंबर। 47 का होगा टेल टू मी दोस्तों, टेल के बाद टू नहीं आएगा दोस्तों, इट इज रेडुडेंट आना चाहिए दोस्तों, REDUNDNT दोस्तों, ठीक है। टेल के बाद टू नहीं आएगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ब दैट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। टू एंड टू क्या होने वाला है फॉर कि यहां पर, यानी नीचे दिए गए दोस्तों जो भी आपको सेंटेंस है दोस्तों, वर्ड दिए गए हैं, इनमें से वर्ब कौन सी आने वाली है। मेड, मेक, मेक्स, मेकिंग। 48 राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, वो होगा अपना मेक। सर कैसे आएगी दोस्तों, टू एंड टू यानी दो सब्जेक्ट प्लूरल हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फुल अपनी आती है फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, यहां पर मेक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सिनोनिम ऑफ यूनिफॉर्म, यानी यूनिफॉर्म का सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं, वेरिएबल, यूनिक, इवन, यूज। इसका होगा दोस्तों इवन, दोस्तों इवन होगा। इवन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, एक बार बताइए। यूनिफॉर्म दोस्तों इवन समान रूप से या एक समान, ये होता है दोस्तों इसका अर्थ यूनिफॉर्म का, और इवन का भी यही होने वाला है। चूज द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ल्ड विक्ट्री, क्या होने वाला है। एंटोनेम दोस्तों पूछा है विक्ट्री का, कॉन्केस्ट, डिस्ट्रक्शन है क्या दोस्तों, डिफेट, सक्सेस, डिफेट। अगर कोई सेंटेंस गलती से पढ़ा जा रहा है तो देख लेना, आप आपके सामने ही है, कहीं मुझे आप कह दो सर आप तो गलत पढ़ रहे दोस्तों, मुझे नहीं आती इंग्लिश। सो द करेक्ट एंटोनेम ऑफ द वर्ड विक्ट्री का दोस्तों होने वाला है डिफेट। सर से पूछ के मॉडल पेपर के अंदर ऐड करवाएं क्वेश्चन आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोम टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, दोस्तों ये क्या होता है, अगर मुझे नहीं पता आप बताइए इसका राइट आंसर 51 का। वो होगा टू ट्राई टू अचीव एन इम्पॉसिबल थिंग। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडोम टू फ्लाई द हैंडल,
कौन सा होने वाला है इसका 52 का राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सभी दोस्तों के राइट आंसर आने चाहिए। और इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन हमारा है शानदार जानदार, जल्दी से 52 का राइट आंसर का द लॉस वन टेम्पर। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। आप तब तक हमारे सामान्य ज्ञान और समाज विज्ञान के और करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके सामने ऐड हो चुके हैं। चलिए 53 से चलिए, जल्दी से कमेंट करिए और राइट आंसर दीजिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, तब तक आप बताइए। चलिए तैयार हो गए क्या सभी दोस्त? पानी पानी वगैरह पी लिया क्या दोस्तों? बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पिया तो दोस्तों पी लो जल्दी से। आज माइक गिर रहा है बार बार, क्या प्रॉब्लम है? वीडियो अच्छी चल रही है क्या रिकॉर्डिंग? जल्दी से कमेंट करके बता दो। और 53 नंबर क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से किस राजा के महामल्ल महान पहलवान के रूप में भी जाना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या उक्त में से कोई नहीं? महान पहलवान के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? वो राइट आंसर दीजिए। सर क्यों जाना जाता है? सबसे पहले तो हमारा यही होना चाहिए दोस्तों, कौन सा राजा था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इनके पिताजी का नाम था महेंद्र वर्मन। दोस्तों इनकी मृत्यु के बाद शासक बनता है नरसिंह वर्मन प्रथम। और उसने चालुक्य यानी किसने? नरसिंह वर्मन ने दोस्तों इन्हें चालुक्य की राजधानी बादामी को जीत लिया। और उसने इस विजय के बाद महामल्ल की उपाधि भी धारण कर ली। और उसने अपने मित्र लंका के राजकुमार मानव वर्मन को लंका का राज्य दिलाने में सहायता भी प्रदान की थी। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए 40 द 40 तुर्कानी चहलगामी से क्या अभिप्राय है? अफगान रईसों की सेना, खिलजी बुद्धिजीवियों का गुट, तुर्की अभिजात वर्ग का चुनिंदा निकाय, उलेमा या मुस्लिम विद्वानों का गुट? क्या होने वाला है? 40 द 40 तुर्कानी चहलगामी से क्या अभिप्राय है आपका? वह तुर्की अभिजात वर्ग का चुनिंदा निकाय करना दोस्तों, इससे संबंध हो जाएगा। जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने अपने विश्वसनीय 40 तुर्कदास अधिकारियों को बड़े पदों पर नियुक्त कर और नए दल 40 तुर्काने चहलगामी का गठन भी किया था। और इन्होंने राज्य की विशेष शक्तियां प्रदान की और इस प्रकार राज सत्ता का इल्तुतमिश ने पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। और दोस्तों उसने आंतरिक स्थिति का मजबूत भी किया। और गयासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी के अंदर दोस्तों दिल्ली का सल्तनत और सुल्तान बनता है। और इसके उसने अपने शासनकाल में 40 को समाप्त कर और सुल्तान को पद से पुनः गरिमामय बना दिया। चलिए गजनी के महमूद के भारत आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? मूर्ति पूजा को नष्ट करना, भारत की संपत्ति लूटना, इस्लाम को भारत में फैलाना, भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना। क्या था प्रमुख उद्देश्य? गजनी के महमूद के आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? कब होता है दोस्तों महमूद गजनवी का गजनी शासन था दोस्तों? 971 ईस्वी से लेकर 971 से लेकर 1030 एडी तक शासन किया था। और भारत की धन संपत्ति को आकर्षित होकर दोस्तों गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और दोस्तों उसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति लूटना। और दोस्तों यद्यपि भारत का पर गजनवी के आक्रमण का कोई गहरा राजनीतिक असर नहीं पड़ा, लेकिन इन आक्रमणों में राजपूत राजाओं की युद्ध रणनीतियों की कमियों के बारे में खुलासा कर लिया। और खुलासा हुआ और भारत की राजनीतिक एकरूपता नहीं है दोस्तों, ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ। और इसी कारण गजनवी ने दोस्तों भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और दोस्तों धन संपत्ति लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था, भारत की संपत्ति लूटना। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल में किया गया था? अमोघ वर्ष प्रथम, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय,
कर्षण प्रथम दोस्तों कौन था राजा? ये दोस्तों एलोरा का मंदिर है दोस्तों, किसे समर्पित है ये पे बताइए दोस्तों। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो अपने कर्षण प्रथम राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के अंदर करते हैं दोस्तों। भगवान शिव को समर्पित किया गया है दोस्तों। इस विशाल मंदिर का निर्माण 8वीं सदी के अंदर दोस्तों राष्ट्रकूट राजा कर्षण प्रथम द्वारा करवाया जाता है। और कर्षण प्रथम राष्ट्रकूट वंश के सबसे योग्य शासकों में गिना जाता है और इसे कर्षण राज भी कहा जाता है। और कर्षण राज की ख्याति अपने कर्षण राज की ख्याति दोस्तों उसके विजय और यात्राओं के कारण उतनी ही नहीं है, लेकिन जितनी कैलाश मंदिर के कारण है, जिसका निर्माण दोस्तों एलोरा की पहाड़ियों को काटकर मध्य प्रदेश के अंदर निर्माण किया जाता है दोस्तों। एलोरा की प्रसिद्ध मंदिर पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे चलिए दोस्तों, क्या क्या बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। लोथल नामक प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस राज्य में है? सिंध, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। एक एक बेसिक भी बताया जा रहा है, फिर मत कहना कि सर आप बेसिक नहीं बता रहे हो दोस्तों। बेसिक यही है जो आपके सामने है दोस्तों। एक क्वेश्चन से आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसकी 4 गुना 5 गुना क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। लोथल नामक प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल किस राज्य में? गुजरात राज्य के अंदर है दोस्तों। ये गुजरात के अंदर दोस्तों लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता है, महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। और पुरातात्विक जो SR राव की अगुवाई के अंदर दोस्तों इसमें कई टीमों ने मिलकर 1954 से लेकर 1963 के बीच में कई हड़प्पा जो स्थलों की खोज की, जिनमें एक बंदरगाह लोथल भी शामिल है। और यहाँ डॉक यार्ड मिला जिसमें निष्कर्ष निकाला कि सिंधुवासी विदेशों से समुद्री व्यापार भी करते थे। निष्कर्ष क्या निकला? सिंधुवासी थे दोस्तों जो विदेशों से समुद्री अपने व्यापार भी करते, ये निष्कर्ष भी निकलता है। केंद्र सरकार 1983 में केंद्र और राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की? सरकारिया आयोग, दत्त कमीशन, शीतलवाड़ा आयोग, राजमन्नार आयोग। किस आयोग की गठन किया जाता है दोस्तों? केंद्र सरकार 1983 के अंदर किस आयोग का गठन करते हैं? दोस्तों वो करते हैं दोस्तों सरकारिया आयोग। और इसके अध्यक्ष या सेवानिवृत्त दोस्तों सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष बनते हैं सेवानिवृत्त दोस्तों न्यायाधीश न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में दी जाने वाली सहायता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 270, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 265। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी जाने वाली सहायता जो किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेख की गई है, वो अनुच्छेद आपका कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये दोस्तों अपना केंद्र सरकार द्वारा 275 अनुच्छेद के अंदर दोस्तों सभी राज्यों को जो सहायता दी जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों केंद्र सरकार के विवेक पर भी निर्भर रहता है दोस्तों कितना देना है कितना नहीं देना है इसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद हो जाएगा 275। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया है? भाग 4A, 4, 3, 5। मौलिक कर्तव्यों का दोस्तों किस भाग के अंदर किया गया है उल्लेख? जल्दी से कमेंट करिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जल्दी से स्पीड के साथ। सभी की स्पीड होनी चाहिए फास्टली, ताकि दोस्तों हमारी क्वेश्चन भी जल्दी कंप्लीट हो और दोस्तों टाइम भी ज्यादा खराब ना हो। वो उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का भाग 4A के अंतर्गत किया गया है दोस्तों। कब से
जो आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 ईस्वी, 1976 के माध्यम से संविधान में भाग 4A जोड़कर उसमें अनुच्छेद 51A के मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को रखा गया और परंतु मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51A में तहत वर्णित है 11 मौलिक कर्तव्य, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 के अंदर 86वें संविधान संशोधन के मौलिक संविधान से जोड़ा गया। सर क्या निष्कर्ष निकला? यानी दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य है कितने वर्तमान में? तो 11 है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भाग 4A के अंदर दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 1976 के अंदर, लेकिन 2002 के अंदर एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन करके। चीज याद होनी चाहिए दोस्तों, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, यह भी कंठस्थ होना चाहिए सभी को। ऐसा नहीं है दोस्तों मुझे याद हो आपको नहीं हो। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से ली गई है? राज्य नीति निर्देशक तत्व, एकल नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका संविधान से ली गई है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए। सारी पर चर्चा कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। भारत के अंदर एकल नागरिकता या संसदीय शासन है दोस्तों, ये कहां से लिया गया है? एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से ली गई है। और आपका दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, ये सारे के सारे यूएसए अमेरिका से लिए गए हैं। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। समवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों मैं बताऊंगा अंत में। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। गणतंत्र व्यवस्था दोस्तों फ्रांस से। राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से संविधान के लिए ले गए हैं। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये अमेरिका से, मौलिक अधिकार है दोस्तों ये अपने अमेरिका से लिए गए, याद होनी चाहिए। अब दोस्तों समवर्ती और संघ सूची और राज्य सूची पर बात कर लेते हैं। मैंने दोस्तों जनसंख्या वाले टॉपिक के अंदर मैं सारी डिटेल बता दूंगा, लेकिन अभी एक बार बता रहा हूं समवर्ती सूची क्या होती है। अब मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूं, जनसंख्या और जनगणना। जनसंख्या के अंदर कौन संविधान अपना कौन परिवर्तन कर सकता है कानून के अंदर दोस्तों? जनसंख्या के अंदर यह समवर्ती सूची के अंदर शामिल किया गया। और समवर्ती सूची दोस्तों कहां से ली गई है? अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची के अंदर दोस्तों राज्य भी संविधान संशोधन कर सकता है, के अंदर भी कर सकता है, कानून बना सकता है। तो जनसंख्या पर कानून कौन बना सकता है? राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। और अपना जनगणना अपनी संघ सूची का विषय है और जनगणना केवल और केवल दोस्तों केंद्र सरकार ही करवाएगी, ना कि राज्य सरकार, याद होनी चाहिए। और राज्य सूची का विषय होता है दोस्तों, और अगर कोई अपना राज्य केवल कानून राज्य ही बना सकता है, इस प्रकार के संबंध में राज्य सूची के अंदर शामिल किया जाता है। ये सारे के सारे कंठस्थ होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। 1977 में गठित बीजी वर्गीय समिति किससे संबंधित है? दल बदल विरोध से, प्रसार भारती अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, केंद्र राज्य संबंध। जो 1977 के अंदर गठित बीजी वर्गीय समिति किससे संबंधित हो जाएगी?
जो 1970 थी दोस्तों, 70, इसके अंदर प्रसार भारती अधिनियम के अंदर दोस्तों संबंधित थी दोस्तों। क्या सर हमें समझ में नहीं आया, पूरी डिटेल बताइए। चलिए बताते हैं। जो वर्गीज समिति का संबंध किससे था, सबसे पहले ये बताता हूँ। 1977 यानी 1977 के अंदर दोस्तों किसकी सरकार थी? जनता पार्टी की सरकार थी भारत के अंदर। उसने दोस्तों एक प्रसारण माध्यम की स्वायत्ता के लिए एक समिति की सिफारिश पर 1997 के अंदर दोस्तों आकाशवाणी दूरदर्शन के लिए स्वायत्त शासी निगम प्रसार भारती का गठन किया गया। इसका जो प्रस्ताव है वो तो 1977 के अंदर लाया गया है, 1977 के अंदर, और पारित होकर दोस्तों प्रसार भारती एक्ट दोस्तों ये बनता है, या प्रसार भारती का गठन दोस्तों 1997 के अंदर 1997 के अंदर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कोसमोस के लेखक कौन है? कार्ल सांगन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, आर्थर सी क्लार्क, माइकल क्रिश्चियन। कौन है जो प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ के कोसमोस के लेखक? जितने आपको नाम दिए गए हैं ना ऑप्शन में, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, फिर भी अगर आपको बेसिक इससे ज्यादा क्या चाहिए अब बता तो दो। 63 का राइट आंसर होगा दोस्तों, वह अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा भारतीय भौगोलिक ग्रंथ कोसमोस के लेखक की रचना की जाती है। ठीक है, ये दोस्तों एक वैज्ञानिक प्रकृति के दोस्तों प्रकृति विज्ञानी खोजकर्ता थे और भूगोलवेत्ता भी थे, जर्मनी के थे दोस्तों भूगोलवेत्ता। और हम्बोल्ट सर्वप्रथम वनस्पति विज्ञान में दोस्तों परिणात्मक विधियों का प्रयोग किया था, और जिनमें जैव भूगोल और की मजबूत आधारशिला का निर्माण करते हैं। और इसमें एक प्रमुख कृति का कोसमोस है। ये ग्रंथ एक शोध प्रबंध के रूप में जाना जाता है, और हम्बोल्ट व्यतापक प्रक्षेपणों और यात्राओं की चिंतन का प्रतिदर्श भी किया गया है। चलिए ऊपर कर लेते थोड़ा सा क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से किस संगठन को सर्वोत्तम सुरक्षा का अपना नारा ध्येय वाक्य में माना गया है? बीएसएफ, सिख एंड लाइट इन्फेंट्री, वायुसेना, आईएफ, सुरक्षा गार्ड, एनएसजी। किसका है दोस्तों सर्वोत्तम सुरक्षा? ये ध्येय वाक्य मान लो या कुछ भी मान लो दोस्तों, ये किसका माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 67, सॉरी 64। अरे जल्दी से कमेंट कर दो, इसे थोड़ी काम चलेगा। कमेंट करो फटाफट से। 64 का राइट आंसर क्या होने वाला है? यह ध्येय वाक्य है दोस्तों अपना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। ये भारत की एक विशेष आंतरिक सुरक्षा यूनिट है दोस्तों, जिसका गठन मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए किया गया है। और इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत कैबिनेट सचिवालय 1986 के अंदर किया गया था। और ये पूरी तरह से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर काम करती है। एनएसजी केंद्रीय ढांचे के अंदर काम करती है, अर्धसैनिक के। चलिए ऊपर चलते हैं। 65, किस भारतीय राज्य में बिहू के लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है? मेघालय, मणिपुर, असम, सिक्किम। किस भारतीय राज्य में बिहू लोक नृत्य के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से बताइए 65 का राइट आंसर। हमें 90 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से स्पीड रखो थोड़ी सी, फिर क्योंकि सर 90 क्वेश्चन हमें कंप्लीट नहीं करवाए। 65 का राइट आंसर क्या होगा? यह दोस्तों असम का है बिहू लोक नृत्य, जो असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। और जो बिहू उत्सव किससे संबंधित हो जाएगा? जो पूरे राज्य में बहुत ही भव्यता और गौरव के साथ मनाया जाता है। और ये दोस्तों फसलों के पूरा होने यानी अवधि के दौरान किया जाता है, 1 महीने तक जारी रहता है। यानी
फसल अगर उगकर या पककर तैयार होती है ना, उसी समय दोस्तों ये बिहू नृत्य किया जाता है। 1 महीने तक ये चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक दर या बैंक रेट के बारे में सही है? कथन पढ़िए जल्दी से स्पीड के साथ, मैं पूरा ये हटा देता हूं। एक कथन है, भारत में बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा की जाती है क्या? अरे की जाती है क्या दोस्तों? नहीं की जाती। जल्दी से बताओ। ये बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा नहीं की जाती है। एक गलत कथन है, वो गलत हो जाएगा। बी कथन है, ये आरबीआई द्वारा तय की जाती है और इसमें वाणिज्य बैंकों का आरबीआई के पास जमा धन एक निश्चित ब्याज मिलता है। यह भी गलत है। सी ऑप्शन है, यह आरबीआई द्वारा तय की गई एक वाणिज्य बैंक की जमाई स्वीकार करने की क्षमता को या कम या अधिक करती है। दोस्तों ये एकदम 100% सही है। ये दोस्तों आरबीआई जो वाणिज्य बैंकों को बिलों की पुनर्कटौती की जाती है और इनमें ऋण को अग्रिम दिए गए हैं, जो ब्याज दर या दोस्तों चार्ज करता है, चार्ज भी करता है, उन्हीं बैंक दर कहते हैं। ये मौद्रिक नीति का निर्धारण भी की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। और छोड़ दो, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है क्या? डी और ई। छोड़ो, इसको छोड़ दो दोस्तों, आपके सिलेबस में वैसे है भी नहीं दोस्तों, ज़्यादा मैंने ऐसे ऐड करवा दिया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को पहली बार शामिल किया गया? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को शामिल किया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? इसका मूलतः उद्देश्य था दोस्तों रोजगार के अवसर को पैदा करना और गरीबी को कम करना और गरीबों को सबसे ज्यादा मददगार भी देना, अर्थात दोस्तों अवसरों की समानता के विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास की अवधारणा करना 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट। भारत का प्रायद्वीपीय खंड मुख्यतः किन शैलों से बना है? ग्रेनाइट, नीस, एक या दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रायद्वीपीय खंड जो मुख्यतः किन शैलों से बना हुआ है? (68) नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों का राइट आंसर आना चाहिए। वह दोस्तों ग्रेनाइट और नीस दोस्तों इन दोनों से बनकर बना हुआ दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार है। सर है कौन सा? भारत का प्रायद्वीपीय मुख्यतः दोस्तों प्राचीन ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बना है। ये दोस्तों कैरेबियन क्लब के दोस्तों एक भूखंड, एक कठोर खंड के रूप में खड़ा हुआ था और अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट जो समुद्र में डूबा पानी और कुछ हिस्से में विवर्तनिक क्रियाओं में परिवर्तित होने के कारण दोस्तों इसका भूखंड वास्तविक आधार पर प्रभाव नहीं पड़ा है। हिमालय में निम्नलिखित में से किस भाग पर करेवा भू आकृति बनाई या पाई जाती है? पूर्वी हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। और वीडियो को लाइक और शेयर में कमी मत आने देना। सभी दोस्त वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन है आपका। करेवा की भू आकृति दोस्तों कश्मीर हिमालय पर पाई जाती है। कश्मीर हिमालय के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। कोवा हिमानी निक्षेप है जो जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रेणी में पार्श्व में स्थित है, जो जलीय निक्षेप है। और यहाँ पर सेफ्रॉन केसर की भी खेती की जाती है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता? डायरिया, अमीबारूणता, टाइफाइड, हेपेटाइटिस सी। कौन सा रोग है दोस्तों जो वह जल के प्रदूषण के कारण नहीं होता है?
70 नंबर क्वेश्चन। हेपेटाइटिस सी रोग है दोस्तों, ये अपने यकृत से संबंधित हो जाएगा और इसके विषाणु से रोग ग्रसित व्यक्ति दोस्तों रक्त या शरीर के दरों या फैलते हैं। और ये ग्रसित होने के कारण दोस्तों आपको दूषित सुई से इंजेक्शन लगाना होता है, या दोस्तों जन्म से माँ के बच्चे के अंदर हो जाता है, दूषित सुई के इंजेक्शन लगने से हो जाता है। हेपेटाइटिस सी एक साथ खाने या सामान्य स्पर्श से नहीं फैलता है, ये भी चीज याद रखना। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI प्रारंभ किया गया 6 अप्रैल 2015 से 6 मई 2015 से 7 अप्रैल 2016 से 7 मई 2016 से। कब से शुरू किया गया था राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI? यह दोस्तों अपना 14 शहरों के अंदर प्रारंभ किया जाता है। हर शाम 4 बजे इसका प्रकाशन किया जाता था और वायु गुणवत्ता की 6 श्रेणियां इसके अंदर शामिल थी और इस सूचकांक में 8 प्रदूषण कारणीय तत्वों को ध्यान में रखा गया। कौन कौन से? PM10, PM25 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, लेड या PB जो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और ये इसकी शुरुआत होती है 6 अप्रैल 2015 को। 6 अप्रैल 2015 कहां पर गए? ये 6 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल आवश्यक घटक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। निम्न में से कौन सा अम्ल आवश्यक घटक माना जाता है? जो हाइड्रोजन है दोस्तों वो अम्ल का आवश्यक घटक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एसिड वे होते हैं जो अपघटित होकर H आयन देते हैं और अर्थात हाइड्रोजन का आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उदाहरण तो अपना HCl, HNO3 इस प्रकार के। जस्त से लिपित लोहा क्या कहलाता है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस्पात, जस्तेदार लोहा। क्या कहलाता है जस्ते से लिपित लोहा? जल्दी से स्पीड के साथ कमेंट करिए। लोहे दोस्तों अफी कहते हैं और जस्ते को जड़ अन्न कहते हैं। परत चढ़ाई जाती है ताकि दोस्तों लोहे पर जंग ना लगे और वह प्रक्रिया लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। आपको पूछा जाता है गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? जो दोस्तों जंग ना लगे लोहे पर उसके लिए की जाने वाली क्रिया जो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जस्तेदार लोहा। जस्ते से लिपित लोहा जस्तेदार लोहा कहलाता है। आपतन कोण क्रांति कोण होने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार होता है? कम, अधिक, बराबर, 2 गुना। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सभी का आना चाहिए। अभी बहुत टाइम पड़ा है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत है, टाइम कम है। जल्दी से स्पीड के साथ कमेंट करिए। वो हो जाएगा आपका राइट आंसर अधिक। जो आपतन कोण और क्रांतिक कोण से होने पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिक होगा। एक ही पदार्थ के 2 तार एक ही लंबाई के लेकिन एक की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या से दुगनी हो, उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। 2 तार एक ही लंबाई के हैं लेकिन एक की त्रिज्या दूसरे की त्रिज्या से दुगनी है, उनके प्रतिरोध का अनुपात। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, क्षेत्रफल अपना πr² होता है, उसके अंदर मान रखेंगे दोस्तों, आप रख सकते हो। और साधारणतः 1:4 होगा। मैं डायरेक्ट करवाना चाहूँगा दोस्तों, मैं साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ लेकिन फिर भी आपको जितनी कोशिश है बताना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम के अंदर दोस्तों, एग्जाम के अंदर मैंने फिर भी ऐड करवा दी ताकि अगर कहीं से आ जाए ना फिर आपको भी दिक्कत ना हो। कोशिका की ऊर्जा का आधार प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट,
गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा का आधार कौन सा हो जाएगा? पानी पी लूँ थोड़ा सा दोस्तों, अब तो क्लास खत्म होने वाली है थोड़ी देर में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये केवल दोस्तों आपका यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। पौधे की किस हिस्सेदारी से हल्दी प्राप्त की जाती है और आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? जड़, स्टेम, तना, फल, फूल। हुआ स्टेम, तना दोस्तों। और ये दोस्तों अपने आलू के अंदर भी पाया जाता है, ये रूपांतरित तना भी कहते हैं इसे। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मौलिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट। एंटीबॉडी किस प्रकार का मुख्य एक पदार्थ है? एंटीबॉडी एक दोस्तों प्रोटीन का प्रकार है, प्रोटीन का एक पदार्थ है। और ये आपका प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबिन, जिसे एलर्जी भी कहा जाता है, और प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, जो प्राणियों को रक्त या अन्य तरल पदार्थों में भी पाए जाते हैं। पुरुषों में बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं स्टेरोमेटोमी, सुप्रोमेक्टोमी, वेसेक्टोमी, गेमेटोक्लोमी। क्या कहते हैं पुरुषों में बंध्याकरण का शल्य क्रिया को? वेक्सेक्टोमी। दोस्तों होता क्या है वेक्सेक्टोमी? क्या जाता है दोस्तों इसे? वेक्सेक्टोमी होता है पुरुषों की नसबंदी, जिसमें शुक्राणु पर ट्यूब को काटा जाता है और सील किया जाता है ताकि पुरुष के शुक्राणु वीर्य में ना पहुंच सके। पुरुषों की नसबंदी करना वेक्सेक्टोमी कहलाता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है टिटेनस, मलेरिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न कौन करता है? जल्दी से कमेंट करिए। मलेरिया का दोस्तों करता है प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न। मलेरिया जो प्रोटोजोआ जनित संक्रमण रोग है, जिनका रोग जनक है प्लाज्मोडियम, और ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के द्वारा होता है और स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो उससे ये रोग हो जाता है, शरीर में प्रवेश कर लेता है। मलेरिया किस रोग से होता है? एनफ्लूएंजा मच्छर से। इसकी कुनेन दवा है जो सिनकोना वर्ग से प्राप्त की जाती है, ये भी याद रखना, दूध के अंदर ली जाती है। कभी ली है क्या? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल, जिराफ, व्हाइट एलिफेंट, गेंडा। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्तनधारी जीव। सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी जीव है ब्लू व्हेल है दोस्तों। इसकी लंबाई दोस्तों पूछी जाए तो आपको बताना है 100 फीट लंबी, 200 टन तक भारी हो सकती है ब्लू व्हेल। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? अंगुलियां, मस्तिष्क, छाती, कशेरुकाय। किसमें दोस्तों सर्वाधिक हड्डियां होती है? किस अंग के अंदर? वो होती है आपकी सर्वाधिक हड्डियां की संख्या आपकी अंगुलियों के अंदर होती है। सिर्फ कितनी होती है यह तो बता दो। मानव शरीर के लगभग आधी हड्डियां हाथ व पैरों में पाई जाती है। हाथ में कुल 27 व पैरों में 26 हड्डियां होती है तथा दोनों हाथों में पैरों की हड्डियां जोड़ने पर 106 हड्डियां। मानव के हाथ में प्रत्येक अंगुली में 3 हड्डियां होती है।
अरे हमारे छोटे छोटे हाथ है, इसके अंदर 3 हड्डियां हैं क्या दोस्तों? देखो, चीर फाड़ कर मत कर लेना दोस्तों, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। 106 हड्डियाँ होती है दोस्तों, यानी आपके एक हाथ के अंदर दोस्तों 27 और पैर के अंदर 26 हड्डियाँ होती हैं अंगुलियों के अंदर, और सर्वाधिक हड्डियाँ अपने पैर और हाथ की अंगुलियों के अंदर होती है, 106 हड्डियाँ होती है। याद कर लेना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक मनुष्य के हाथ व पैर के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 106 हड्डियां। प्रत्येक अंगुली के अंदर 3 हड्डियां होती है, याद होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ ट्रेन नौकरी दिए जाने का अनुमोदन कब किया था? 25 अक्टूबर 2020, 26 अक्टूबर 2020, 27 अक्टूबर 2020, 30 अक्टूबर 2020। उनतीस खिलाड़ी थे, इनमें से 6 खिलाड़ी सीधे डीएसपी और 5 खिलाड़ियों को जो अपना एससीएस वन विभाग के अंदर, 11 खिलाड़ियों को सीधे इंस्पेक्टर बनाने का फैसला लिया गया था। और इसके अलावा अन्य खिलाड़ियों को राजस्थान सरकार के अलग अलग विभाग में नौकरी पाए जाने का दोस्तों भी अवसर दिया गया था। और राजस्थान का पहला प्रदेश जो सेफ गेम्स के मेडलिस्ट भी सीधे नौकरी पाने के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रदेश के खिलाड़ियों को अब दुगना दैनिक भत्ता भी मिलेगा, और राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ियों को 500 रुपये के स्तर पर प्रतिदिन 1000 रुपये, और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को 300 रुपये के स्थान पर 600 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। दोस्तों ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, माननीय अशोक गहलोत जी के द्वारा ये किया गया है। और 29 खिलाड़ियों को आउट ऑफ ट्रेन नौकरी देने के लिए दोस्तों किया गया है, वो कब घोषणा की गई थी? आपकी 25 अक्टूबर 2020 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 उपग्रह का एक साथ प्रक्षेपण कब किया गया? 7 नवंबर 2020, 10 नवंबर 2020, 11 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2020। इसरो के द्वारा 10 उपग्रह का एक प्रक्षेपण किया गया था, कब किया गया था? कौन सा अपना था दोस्तों? PSLV-C49 के द्वारा तो स्वदेशी भू अवलोकन EOS 01 और 9 विदेशी उपग्रहों, यानी एक दोस्तों विदेशी उपग्रह जो 9 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन के अंदर से किया गया था। और PSLV का 51वां मिशन 9 विदेशी उपग्रह अमेरिका और लक्समबर्ग में 4 लिथुआनिया का एक सैटेलाइट भी शामिल है। अन्य चीजें मत छोड़िए, आपको कब किया गया था याद होना चाहिए। 7 नवंबर 2020 को, और कहां से? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से, सतीश धवन के अंदर से। इसरो यहीं से करता है। 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से स्पीड के अंदर। भारतीय मूल की 2 नवंबर 2020 को न्यूजीलैंड में जेसिंडा आर्डन सरकार में मंत्री बनाया गया रिक्त स्थान की पूर्ति करो। प्रियंका राधाकृष्णन, रिपी सुनुक, सुनीता चौधरी, प्रियंका जैन। यानी भारतीय मूल के दोस्तों जिन्हें अमेरिका के न्यूजीलैंड के अंदर जेसिंडा आर्डन सरकार में मंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया है? वो है अपना, किसको? जल्दी से बताओ जल्दी से। जेसिंडा आर्डन है दोस्तों न्यूजीलैंड की 40वीं प्रधानमंत्री बनी है, और हाल ही में संसदीय चुनाव में उनकी लेबर पार्टी के स्पष्ट बहुमत प्राप्त और लगातार दूसरी बार वहां प्रधानमंत्री बनी है। और दोस्तों पहला है प्रियंका राधाकृष्णन को बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मनाली से दक्षिण पोर्टल का अटल सुरंग को देश को समर्पित किया। 1 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2020, 3 अक्टूबर 2020, 4 अक्टूबर 2020। यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनाली से दक्षिण पोर्टल पर अपना अटल सुरंग जो इसका उद्घाटन है, यह कब किया गया था? इसकी कुछ विशेषताएं। इस सुरंग की लंबाई कितनी है सबसे पहले याद होनी चाहिए। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई, और विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग दोस्तों मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती हुई इस सुरंग से मनाली और केलांग के बीच में 3 से 4 घंटे कम हो जाएंगे। यह सबसे सीधी दूरी मानी गई है। और यह सुरंग जो पीर पंजाल पर्वत जो कहां पर है जल्दी से बताएंगे।
से समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। 10,000 फीट ऊंची है, कितनी ऊंचाई पर हो सकती है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों वर्ष 2002 में इस सुरंग की आधारशिला रखी थी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री के ने दोस्तों द मेकिंग ऑफ अटल सुरंग टनल पर एक चित्रात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया था। और इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को किया जाता है। आधारशिला कब रखी थी? 2002 में। और इसका उद्घाटन कब होता है? 2020 में, बनकर तैयार पूरी तरह से। देखिए कितना टाइम लगा है। कोई बात नहीं, हमें दोस्तों मतलब नहीं है, जो है हमें क्वेश्चन याद करने हैं किसी से। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 जिसमें 3 ब्लॉक प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, कब से लागू किया गया है? 19 सितंबर 2018, 21 फरवरी 2019, 30 अक्टूबर 2019, 31 जुलाई 2019। जो मुस्लिम महिलाओं को दोस्तों विवाह अधिकार संरक्षण कानून 2019 जिसमें 3 ब्लॉक प्रतिबंध लगाए गए, कब से लागू करेंगे दोस्तों, इसमें बारे में चर्चा करेंगे हम। ये लागू 19 सितंबर 2018 से लागू कर दिए गए हैं। इसमें दोस्तों 3 तलाक वाला कानून है। प्रथा अवैध अपरिवर्तनीय माना गया है, जिसमें राष्ट्रपति ने इस कानून को 31 जुलाई 2019 को सहमति दी थी, लेकिन इसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में 19 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति के अध्यादेश की तिथि से ही प्रभावी हो गया है। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर के अंदर भी मान्य है। याद रखना, एग्जाम के अंदर कहीं क्वेश्चन आ जाएगा ना फिर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए उच्च स्तर शिक्षा व सरकारी नौकरियों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? 99वां संविधान संशोधन, 100वां, 101वां, 103वां। 101 संविधान संशोधन है। यह तो जीएसटी लगाई गई थी, जिसके लिए संविधान संशोधन 101 किया गया था। कब किया गया था? कमेंट करिए फटाफट से। और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो किया गया था अपना 103वां संविधान संशोधन। चौदह जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया है। इसके अंदर आपको अनुच्छेद 15(6), 16(6) जोड़ा गया है। 89 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप फरवरी 2020 में कहां आयोजित की गई थी? ईरान, कजाकिस्तान, भारत, उज्बेकिस्तान। भारत के अंदर एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन होता है। इसकी पूरी चर्चा दोस्तों में एक क्वेश्चन हो रहा है, क्लास समाप्त होने वाली है, उसके बाद चर्चा करूंगा कौन कौन जीता था। एक बार सबसे पहले हमारा लास्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में अप्रैल 2021 तक कितने राफेल लड़ाकू विमान को शामिल होंगे? 10, 12, 15, 16। अप्रैल 2021 तक पूछा है, ना कि अब तक। दोस्तों जो राफेल है दोस्तों कहां से लिए, जरा अपने कमेंट करके बताओ जल्दी से। कितने हो जाएंगे? 5 नवंबर 2020 तक अपने 3। 5 नवंबर 2020 तक 5 अपने 3 आते हैं राफेल लड़ाकू विमान। और जनवरी और मार्च में 3 आते हैं। और अप्रैल के अंदर 7 राफेल विमान आएंगे। और 5 लड़ाकू राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को आ चुके थे, जिन्हें अंबाला हरियाणा से एयरबेस के अंदर तैनात किया गया था। और हाल ही में दोस्तों अपना किसके साथ हुआ था? रूस और अपना फ्रांस और अपने भारत का युद्ध अभ्यास हुआ था अपने यहाँ पर जोधपुर के अंदर। उससे दोस्तों यहाँ पर लाए गए थे राफेल भी। ठीक है, यानी अब दोस्तों अप्रैल 2021 तक कितने हो गए? कुल मिला के 16 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके थे। वर्तमान के अंदर कितने, इसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उससे पहले हम एशियाई चैंपियनशिप, जो इसके बारे में फुल चर्चा करने के लिए मैंने बोला था, यहां पर देखिए। एशियाई चैंपियनशिप में दोस्तों बोल रहा हूं, प्रत्येक पॉइंट को नोट करते चलना, अगर पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर तो। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के अंदर दोस्तों कैंडी जादव रेसलिंग इंडोर स्टेडियम के अंदर होती है। 18 से 23 फरवरी 2020 तक आयोजित की गई थी। 2021 में यह प्रतियोगिता अलमाटी
कजाकिस्तान में 6 से 11 अप्रैल 2021 तक आयोजित की गई और इसमें कोविड-19 के कारण चीन को भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। एकमात्र प्रतियोगिता थी जिसको चीन को बाहर कर दिया गया था। और इसमें भारत के स्वर्ण पदक किस किसने जीते थे? पुरुषों की फ्रीस्टाइल स्पर्धा के अंदर रवि कुमार दहिया ने जीते थे 57 किलो कैटेगरी के अंदर। पुरुषों की गिरको रोमन स्पर्धा के अंदर सुनील कुमार ने 87 किलोग्राम के अंदर। महिलाओं के अंदर दोस्तों पिंकी जो 55 किलोग्राम। और महिलाओं के अंदर फ्रीस्टाइल स्पर्धा के अंदर दोस्तों सुनीता मूर जो 59 किलोग्राम के अंदर, और एक है दिव्या काकरन जिन्होंने 68 किलोग्राम। और भारत ने इस प्रतियोगिता के अंदर कुल 20 पदक, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य जीते थे। सुनील कुमार ने 27 साल में पहली बार ग्रीक रोमन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। 1993 के अंदर पप्पू यादव ने 48 किलो कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी सभी को कमेंट करके जरूर बताना। सभी वीडियो लाइक और शेयर में कमी मत आने देना। पूरे 1.5 घंटे में आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन आपको याद करवा दिए हैं। 90 क्वेश्चन इंटू 4, 360 क्वेश्चन मान के चलो। 300-400 से प्लस से होंगे, कम नहीं होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 4 आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई है। सारी चीज़ों का एक बार रिवीजन कर लेना। इसकी PDF मिल जाएगी हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और आपको बुक्स लेनी है तो अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर दे रखा है। जो भी बुक लेनी चाहते हैं वो बुक भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट जरूर करना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल शाम 5 बजे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।